अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। तहरीके इंसाफ के पेशावर जलसे में कोई बड़ा ऐलान या कोई हिकमत अमली तो सामने नहीं आ सकी और हैरान कुन तौर पर जलसे में पार्टी चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी तक नहीं आए। इसी तरह कल जब मरकजी क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो इसमें सूबाई क़यादत शामिल नहीं थी, जिससे जो इख्तलाफात की बातें हैं उन्हें डेफिनेटली तक़वियत मिलती है। जलसे से खिताब के दौरान वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कारकुनान के नारों के जवाब में जल्द डी चौक कॉल देने का किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर गौहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन तस्लीम करने से बाज़ाब्ता तौर पर इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद है, इसलिए किसी भी फ़र्द को चेयरमैन के तौर पर कानूनी हैसियत देना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हालात कुछ भी हों, हमेशा पाक फौज के साथ खड़े हैं। मुल्क में नए सूबों की तजवीज़ भी पेश की। ये सूबे जिहड़े ने इनू ज्यादा करो, इहदे नाल तुहाडा कुछ बिगड़दा नहीं, सवरदा है। एक शुमाली पंजाब रखो, जनूबी पंजाब रखो, एक वस्ती पंजाब रखो, एक मगरबी पंजाब रखो। सिंध का नाम भी शुमाली सिंध, जनूबी सिंध, वस्ती सिंध, इसी तरह केपी दा, इसी तरह बलोचिस्तान। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद दुनिया भर से सामने आ रही है। अमरीकी रिपोर्ट में तस्दीक हुई है। कहा गया है कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा TTP के हाथ लग गया है। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगान तालिबान अब भी ख्वारिज को लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए, तमाम अहम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, जो कि वफाक़ी वज़ीर रेलवे हैं। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक्त की। अब्बासी साहब, सबसे पहले ज़रा आगाज़ हम करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अभी 2-3 दिन ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट इनके लिए, और आज फिर जलसा भी हुआ। जलसे में कारकुनान को जवाब दिया वज़ीर आला। डी चौक आने का फिर से वो इशारा दे रहे हैं। सर, रेडी हैं इसके लिए? आपके इंट्रो में ना एक बात आई हुई थी कि हिकमत अमली और पीटीआई ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है हम कौम को कंफ्यूज ना करें कि ये हिकमत अमली बनाएंगे। ठीक। जहाँ तक डी चौक की बात है, डी चौक का देखिए, ये नवंबर में आए थे मेरा ख्याल है। डी चौक 26 नवंबर में, जो लास्ट ईयर का 2024 की बात है। ये तो अब पाकिस्तान में इस तरह के खेल अब ख़त्म है, इनका खात्मा हो चुके हैं। सही। अब ये जी मैं ना मानूं वाली बातें जो है ना, और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पहली बात तो ये कि ज़हन में लाएं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनका कसूर क्या है कि 13 साल से आपको वोट दे रहे हैं, ना आप वहाँ पे पानी पीने के लिए दे रहे हैं, ना आपकी एजुकेशन है, ना आपकी हेल्थ है, ना आपकी वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। वहाँ पे आप देखें कि करप्शन की इंतहा है, स्मगलिंग की गाड़ियाँ भरी हुई हैं, मंशियात स्मगल हो रही है। अच्छा, लोगों की ना जान महफूज है, ना इज्जत महफूज है, सबसे अच्छी गवर्नेंस है, ना माल महफूज है। ये दुनिया से पूछे ना, तभी हमें तीसरी बार वोट दिया है। देखें किरण, ये दुनिया बताएगी ना। मैं अब क्या बात, तीसरी बार वोट देने का मकसद यही था कि आप लोगों को जो है वो दहशतगर्दी के हवाले करते हैं, दहशतगर्दों के हवाले करते हैं। क्या तीसरी दफा वोट देने का मतलब यही था कि ना स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना हॉस्पिटल। अब देखें ना, यहाँ से हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के भाई हैं, 40% तो सिर्फ मेरे एक हॉस्पिटल रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आते हैं, और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में 60% आते हैं। केपीके से होली फैमिली हॉस्पिटल, पिम्स हॉस्पिटल, पोली क्लिनिक, वेलकम। लेकिन क्या वो अपने सूबे के अंदर, अपने घर के पास उनको ये फैसिलिटीज नहीं देनी चाहिए? क्या उनकी किस्मत में ये है कि उनका पहला वजीर आला जो है वो आके धमाल डाल रहा था डी चौक में, दूसरा डाला जेल के बाहर मजावर की तरह बैठा हुआ है? तो ये सूरत हाल जो है, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। और पूरे सूबे को आपने दहशतगर्दों के हवाले किया हुआ है, और फैसिलिटेटर का किरदार अदा करें ना। CTD को आपने स्ट्रॉन्ग किया, ना पुलिस को आपने इक्विपमेंट लेके दिया। आज वहां शहीद जो हो रहा है, क्या खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस वाला नहीं है? क्या FC में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं है? या जो शब खून मारा जा रहा है फौज के ऊपर,
क्या उसमें खैबर पख्तूनख्वा से लोग नहीं है? ठीक। जाए टांक में, जाए अपना डेरा इस्माइल खान में, जाए मर्दान में, आपको अपने शहदा की कब्रें मिलेंगी जी जी। जिनका ताल्लुक पुलिस से है, एफसी से है, फौज से जी। है। तो कहने से मुराद है कि आप अपनी गवर्नेंस की तरफ ध्यान देने की बजाय। अब अब्बासी साहब हो ये रहा है सर कि जो एक मज़ाहमती स्टेटमेंट या बयानिया जो अडियाला जेल से आ रहा है और मुतवातिर आ रहा है, उससे अब लोग ऐसा कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अंदरूनी खाना जब बात होती है या दीगर भी, कि अब शायद जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो लाताल्लुकी करने जा रही है या बहुत जल्द ये नजर आएगा। तो आपको लगता है कि अरकान असेंबली भी, क़यादत भी? सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कोई जी शऊर आदमी, जी शऊर जिसका शऊर हो, अपने हाथों से अपनी 4 हुकूमतों को खत्म करेगा? आप जरा बैकग्राउंड में जाएं थोड़ा सा। मैं बड़े आराम से सुकून से अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ, लोगों को समझाना चाहता हूँ, फॉलोअर्स को समझाना चाहता हूँ कि आप देखें कि आप 2018 तक गुड्डी गुड्डी थे ना। 2018 से लेके 3 साल आपने वालिद साहब भी कहा, किसी को क्या कहा, बड़े अच्छे जी। और फिर बानी पीटी के जितने बयान आते हैं कि जो फौज के खिलाफ बात करेगा वो आर्टिकल 63 लगना चाहिए, उसके ऊपर 6 लगना चाहिए, फलान लगना चाहिए, पता नहीं क्या क्या। और फौज अगर वो फोन भी टेप करती है तो कोई इशू नहीं है, सही करती है। मतलब आप कसीदे पढ़ रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है यकायक नो कॉन्फिडेंस आता है, माशाल्लाह नहीं लगता जी। मुल्क पर कोई डिक्टेटर काबिज नहीं होता, नो कॉन्फिडेंस आता है। कहां से? पार्लियामेंट से जी। उसके जरिए आपकी एक हुकूमत, आप बैठ जाते हैं अपोजिशन में जी। आप अपोजिशन में बैठ जाते, आपकी 4 हुकूमतें थी, आप टफ टाइम देते, लेकिन क्योंकि यहां पे दिमाग है नहीं, क्योंकि ये दिमाग आज का नहीं है, बहुत अरसे से नहीं है, उसी बुनियाद के ऊपर जब आपको ये नो कॉन्फिडेंस आया तो आपने फौज के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। ठीक। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके गिर्द जो है उन लोगों का हंसा गया, बैरूनी लोगों का मैं बात करता हूँ, बैरून मुल्क से जो लोग हैं जिन्होंने एक प्लानिंग की हुई थी, बड़े अरसे से कोशिश हो रही थी। देखें, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर, ये हिंदुस्तान को भी पता चल गया, दुनिया की ताकतों को पता चल गया कि इनको हम जो कन्वेंशनल वार है उसके जरिए हम नहीं जीत सकते। हम इनसे अगर जीतेंगे तो इनको मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल के इंस्टीट्यूशन पे हमलावर होकर उनको एक ऐसा शख्स मिल गया जिसकी बदौलत ये वो सारे काम कर सकते थे। उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू होगी। मैं केस लेके गया फॉरेन फंडिंग का, और सुप्रीम कोर्ट में जहां पे साकिब निसार उसका सहूलतकार बना और उनके लॉयर के मुंह के अंदर चीजें डालता था, मुंह के अंदर। और फिर क्या किया उसने कि उसको सादिक और अमीन करार दिया। उसके अंदर मेरा क्या एविडेंस था? मेरा इजराइल से फंडिंग का एविडेंस था, हिंदुस्तान से फंडिंग का एविडेंस था। आज उनके तमाम अमाल जो है, अभी 2 दिसंबर का जो ट्वीट है उस शख्स का, आप देखिए तो सही उसके अंदर क्या है। उसके अंदर वो डायरेक्ट आर्मी चीफ को, पाक फौज को, और फिर ये जो बयानिया बनाया जाता है कि जी हम तो एक शख्स के खिलाफ हैं। अगर आप एक शख्स के खिलाफ होते तो आप जीएचक्यू पे हमला क्यों करते? अच्छा, अब ये बड़ा पॉइंट है। नहीं, ये जीएचक्यू पे हमला क्यों करते हैं? कोर कमांडर हाउस को क्यों जलाते हैं? आप उस हमारा जो प्राइड था जहाज 1965 वाला, MM आलम वाला, उसको क्यों जलाते? आप फिर उसके बाद शोहदा के मजस्मों को क्यों तोड़ते? इसलिए कि आपने पूरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, फौज के खिलाफ एक बयानिया बनाना था, उसके आपको पैसे मिल रहे थे। तो इसी बुनियाद के ऊपर आप आज जाकर, आज भी देखिए आज क्या हो रहा है, आप कभी यहिया खान से तशबीह दे रहे हैं, उस शख्स को दे रहे हैं जी। अब यहाँ पर सर मेरा सवाल, पूरी दुनिया के अंदर जिसका आज डंका बज रहा है, किसके ऊपर? अपने से कई गुना बड़े मुल्क को जो हमने शिकस्त दी है। आज अजरबैजान, आज मिडल ईस्ट, आज सेंट्रल एशिया, आज चाइना, आज रशिया, आज यूएसए, सब पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, उसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह रहे हैं कि उसने 8 जंगें रुकवा दी, और फील्ड मार्शल के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं। उनको पता नहीं चलता ना कि बाहर क्या हो रहा है, जेल में कोई मिलने ही नहीं जाता तो जो बता सके उनको कि बाहर हो क्या रहा है। सर मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, मेरा एक सवाल भी ले लीजिए साथ साथ। आपने कहा कि जिस वक्त आप वो अपना केस लेकर गए थे फॉरेन फंडिंग वाला, उस वक्त वो लाडले थे, लेकिन लाडले होते हुए भी क्या जिनके लाडले थे उनको ये पता नहीं था कि इजराइल से भी पैसे आ रहे हैं और हिंदुस्तान से भी पैसे आ रहे हैं? और उस वक्त नहीं पता था तो आज तो पता है सर। तो आज पता है, तो वो जो लाडले जिन्होंने लाडला बनाया हुआ था वो भी तो अंदर है ना। अच्छा, ठीक है जी। और अभी तो कड़ी जो है, देखिए मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में भी कहा है, कई दफा 2-3 प्रोग्राम में मैं पहले जब आया था,
मैंने आपसे कहा था कि ये 9 मई जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को शायद इसकी इंपॉर्टेंस का ही नहीं पता कि क्या होने जा रहा था। ये देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि एक हिकमत अमली के तहत, पूरी मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये नहीं हुआ 9 मई के उठ के 1 साल की प्लानिंग के बाद 9 मई हुआ। और उस प्लानिंग के अंदर ये था कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर से बगावत जो है वो पैदा की जाए, और फिर बाहर से लोग जाएंगे तो फिर हम मुल्क में इक़्तिदार में आ जाएंगे। यानी इक़्तिदार के पुजारी हुए ना, सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। मैं फिर बार बार कहता हूँ, इसी मुल्क के अंदर लीडर्स को फांसी दी गई, और एक लीडर को फांसी दी गई। सर वैसे ये फिर आप अपने खिलाफ भी एक चार्जशीट नहीं लेकर आ रहे हैं कि अगर 1 साल से प्लानिंग हो रही थी तो क्या हुकूमत को और इदारों को ये मालूम नहीं था, और फिर इसको होना ही नहीं चाहिए था अगर ये प्लानिंग हो रही थी? मेरी बात सुने, ये उसी वक्त 1 साल पहले तो नहीं पता चल गया था ना। ये तो जब शवाहिद इकट्ठे हुए, एविडेंस इकट्ठा हुआ, जब जाके इनको पकड़ा, इनकी चीजों को अच्छा, पकड़ा, प्लानिंग हो रही थी उस वक्त नहीं मालूम था? उसको मालूम होता तो उसी वक्त पकड़ लेते। ठीक है ना। ये सारी चीजें, हर चीज, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो बेखबर होते हैं और करते जाते हैं चीजें, लेकिन वो सारी चीजें उस वक्त रिकॉर्ड हो रही होती हैं। मेरी गुजारिश ये है कि भट्टो साहब को फांसी हो गई, ठीक, सही, और मोहतरमा बेनजीर भट्टो का एक भाई दियारे गैर में मारा गया, एक मुल्क के अंदर मारा गया, लेकिन क्या मुल्क की सालमियत पे किसी ने कोई उंगली उठाई? ठीक सर, आप नवाज शरीफ बहुत बाखबर है। मियां नवाज शरीफ को जलावतन किया गया, बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया गया, मौजूदा वजीर आजम को कालकोठरी में डाला गया, बेटे को कालकोठरी में डाला गया। उस वक्त भी आते रहे, लेकिन इस नौयत के मुझे बताएं, कौन सा बहन, कौन सा भाई, कौन सा बेटा, एक बेटा आज बानी पीटीआई का अफगानिस्तान के सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठा है। बहनें इंडियन जिनको हमने शिकस्त दी है, जो पाकिस्तान का अजली दुश्मन है, इंडियन चैनल्स पे बैठी है। दूसरी बहन कहती है कि इंडिया में बानी पीटीआई के लिए लोग रो रहे हैं। आपकी लीडरशिप भी इंटरव्यूज देती रही है, लेकिन सिर्फ सिनेरियो डिफरेंट ये है कि इस वक्त मार का हक हुआ हुआ है, इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट है। अब मुझे ये फरमाइए सर कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, बाखबर लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लोग जो है वो अलग होने वाले हैं, तो आने वाले हैं क्या इस्तीफे? मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ की नजर कहाँ आती है आप? सेनेट के अंदर जो पार्लिमानी लीडर है वो कौन है? राजा नासिर अब्बास, उसका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? महमूद खान अचकजई, जिसकी नकलें उतारा करते थे बानी पीटीआई, उसका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? जितने सीनियर्स लोग हैं हमसे मिलते हैं, एमएनएस मुझसे मिलते हैं पीटीआई के, वो कहते हैं कि यार इसका दिमाग खराब हो गया। अच्छा, हाँ, वो मुझसे कहते हैं। अब बाहर आके तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन हमारी 2 चीजों की तस्दीक हुई है जिसका आपने इंट्रो में जिक्र किया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखूं, शायद आपको सवाल ना हो। लेकिन एक अमरीकी रिपोर्ट आई है कि अफगानिस्तान के अंदर जो असला छोड़ा गया है वो $7 अरब का है, ठीक है जी, और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये हमने दुनिया को बावर करवाया, आज नहीं, बहुत अरसे से हम बावर करवा रहे हैं, रिपीटेडली, और आज अल्लाह ताला ने वो भी वही आ गई। इस तरह कांग्रेस की रिपोर्ट आई कि जो 4 दिन की जंग थी उसमें पाकिस्तान फातेह रहा। मैं कहता हूं कि आज इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को हमने बचाना है ना, सबने मिलकर। क्या पख्तून मेरे माथे का झूमर नहीं है? क्या बलोच मेरे माथे का झूमर नहीं है? क्या पंजाबी, सिंधी, ये जो सराइकी है, कश्मीरी है, जिब्बी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, क्या ये सारे का सारा मिला के पाकिस्तान नहीं बनता? क्या ये सारे के सारा मिला के फौज नहीं बनती? बार बार मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप दुनिया के उन लोगों का आलाकार ना बने जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम। सर खान साहब को अडियाले से कहीं और मुंतकिल करने का है कुछ क्या? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये बयानिया बनाया जाता है जी, क्या अच्छा सुने, मकाफात अमल है ना, छोड़े फिर, अगर वो मुंतकिल हो भी गए तो क्या क़यामत आ जाएगी? मुझे क्यों खान साहब ने किया था अडियाला जेल से अटक जेल? पता आपको क्यों किया था? जी बताइए। मुझे इसलिए किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा की हो गई बेल, तो मैंने सुप्रीटेंडेंट को कहा कि मैंने अपनी लीडरशिप को सी ऑफ करना है या उनसे मिलना है, तो उसने बंदे भेजे अपने जो होते हैं वहां के वार्डन, मैं उनके साथ वहां चला गया मिलने के लिए। एक तस्वीर छप गई, उस तस्वीर के बाद बानी पीटीआई ने डायरेक्टली जो सुप्रीटेंडेंट जेल था उसको फोन करके कहा कि इसको यहां से उठा के अटक ले जाएं और इसको कैदी कपड़े पहनाएं। हमने तो आज तक कैदी कपड़ों का तकाजा हनीफ अब्बासी ने नहीं किया। क्यों नहीं कैदी कपड़े पहनाए जा रहे? सही,
क्यों आज भी उसी तरीके से उसका बर्ताव किया जी जा रहा सर, है? मुझे एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे बार बार क्लोज सेगमेंट करने का कहा जा रहा है, मुझे ये बता दीजिए कि अभी एक आप तो जब लोगों आप ने मुझे बुलाया करें ना, जी। तो फिर टाइम रखा ऐसे करें। मैं अगली दफा कोशिश करूंगी कि मैं अगला घंटा भी जो है ना वो आपके लिए मुख्तस किया जाए। मुझे बताइए सर, ये रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर, ऐवान में एहतजाज और इमरान खान की तस्वीर लाने पर पीटीआई अरकान की रुकनियत मुअत्तल होगी। तकारीर और एहतजाज पर तो समझ आता है, लेकिन तस्वीर लाने पर तो रूल में ऐसा कुछ नहीं है। कैसे करेंगे अगर आप आप देखें ना, एक तरफ आप ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के दर पे आ जाए, उसकी सालमियत के दर पे आ जाए, और क्या आप कहें कि जो एनडीयू के अंदर आपका एमएनए जाए और उसके बारे में कहें ये मीर जाफर मीर सादिक गद्दार है, जो इसी तरह फौज जो है अपने फौज से जाके जो मिलेगा, वो फौज जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा प्राइड है। सारे लोग जो हैं वो मुश्किलात से गुजरे हैं सियासत में पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात। यानी आपकी बात से मैं साफ समझूं कि तस्वीर जो लाएगा वो मुअत्तल हो जाएगा। इमरान खान की तस्वीर आएगी, ने फैसला करना है, मैंने फैसला नहीं करना, ये स्पीकर ने फैसला करना है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस वक्त बानी पीटीआई के जो हालात हैं वो किसी सूरत भी एक पाकिस्तानी के नहीं हो सकते, जिससे पाकिस्तान ने इज्जत दी हो। 3.5 साल तक, 4.25 साल तक जो मुल्क का वजीर आजम रहा हो, वो मुल्क की सालमियत से खेल रहा हो। उसकी बहनें हिंदुस्तान के चैनल पे, बेटा अफगानिस्तान के चैनल पे, और खुद क्या ट्वीट कर रहा हो कि जनाब ये जो फौज के साथ बैठेगा तो वो गद्दार है। तो इससे बड़ी गद्दारी और क्या पाकिस्तान से हो सकती है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हनीफ अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ इमरान साहब। अभी कुछ अरसे पहले आप हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, महमूद मौलवी और दीगर, आप लोगों ने एक तहरीक का आगाज किया था कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से काम किया जाए, जरा इस सिस्टम को, टेम्परेचर को नीचे लाया जाए। अब 2 दिन पहले जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके बाद तो आप लोगों की कोशिशें, आपको लगता है कि नतीजा खेज कि क्या हम बात करें, कोई इम्कान ही आपको इस पे नजर आता है कुछ होता हुआ? देखिए, बात यह है कि हमारी तो एक कोशिश, एफर्ट ही थी कि क्योंकि हम वो लोग हैं जो पीटीआई को अंदर से जानते हैं, बड़े अरसे से पीटीआई से एफिलिएटेड रहे हैं। मैं तो क्लेम भी ये करता हूँ कि शायद आज पीटीआई में कोई मेरे से ज़्यादा पुराना आदमी नहीं है इमरान खान के अलावा, क्योंकि इमरान खान ने पार्टी बनाई थी, मैं उनके साथ था एज ए यंगस्टर, मैं 93 से उनके साथ एफिलिएटेड रहा। तो फिर उसके बाद मैं बार बार ये क्लेम करता हूँ, मैंने पीटीआई ज्वाइन नहीं की, मैंने बनाई थी। सो मैं पीटीआई को अपने घर की तरह समझता हूँ, और मैं घर वाले के एक एक इची बिची को मैं जानता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। सो अभी जो पीटीआई की लीडरशिप है ना, जिन लोगों के हवाले पीटीआई की लीडरशिप है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो सियासी है ही नहीं। सलमान रकम राजा हुए या इवन बैरिस्टर गौर खुद हुए या और दीगर साथी जो हैं, वो सियासी तो नहीं है। वो बहुत बड़े अपना वकील हो सकते हैं, वो उनके माशरे में बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन सियासत तो नहीं उन्होंने की। सो इस वक्त पीटीआई एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रही है। वो कोई एक नॉर्मल सियासी सिचुएशन में काम नहीं कर रही। एक बहुत ही अनयूजुअल, एक बहुत ही गैर मामूली, एक बहुत ही ऐसा माहौल जो पीटीआई ने कभी देखा नहीं। वो आपकी बात सही है। मैं पूछ रही हूँ, आप लोग कहाँ खड़े हुए हैं इमरान साहब? देखिए ना, हम तो उस वक्त एक्ट कर सकते हैं जब दोनों पार्टियां बातचीत के लिए राजी हो। अगर कोई एक पार्टी राजी हो, दूसरी राजी ना हो, तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हमें अब पता लगा है, अब पता क्या लगा, हम देख रहे हैं कि उधर से जो इमरान खान साहब के पास हमने पैगामात भेजे या चीज़ें की, वहाँ से भी कोई बहुत मुस्बत जवाब नहीं आया, बल्कि जवाब ही नहीं आया क्योंकि वहाँ तो कोई मुलाकात ही नहीं हो सकी। और इधर से भी अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद हमें लगता है कि जी इनको भी कोई दिलचस्पी नहीं है इस मामले को आगे ले जाने की। कोई टेबल पर बैठे हैं, कोई आग को ठंडा करें, कोई सियासी माहौल पैदा करने की कोशिश करें। सो इमरान खान साहब की जो ट्वीट थी, उसने आग को और भड़का दिया। इधर जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने आग को और भड़का दिया। ना वो रिक्वायर्ड थी, ना ये रिक्वायर्ड थी, ना वो ट्वीट की जरूरत थी, ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी। आपने किसके जरिए पैगाम भेजा था सर? नहीं, वो मैं नाम तो आपको नहीं ले सकता, लेकिन
हमने कोशिश की थी कि पैगाम भिजवाएं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि वो मुलाकात ही चले नहीं हो नाम सकी ना वहाँ बताएं, पे। इतना तो बता दें किसके जरिए भिजवाया था आपने? हुकूमत के जरिए, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, नादीदा कुव्वतों के जरिए? एस्टेब्लिशमेंट ही, पीटीआई के दोस्त हैं जिनसे हमारे राब्ते हैं, जिनको हमने कहा कि जी आप खान साहब से पूछें कि क्या प्लान है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि खान साहब की नॉट तो ज़रूरी है ना। अगर वही राजी ना हो इस मसाले के ऊपर तो फिर और क्या होना है। लेकिन उन लोगों की मुलाकात ही नहीं हो सकी। तो सर पीटीआई के वो लोग जिन्हें आप सियासतदान ही नहीं समझते? नहीं जी, मैं उनमें से कह रहा हूँ जो सियासतदान है। अच्छा, मिलने तो जाते हैं, उनमें से सियासतदान भी होते हैं, तो मेरी उनसे ताल्लुकात ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के पुराने लोग हैं और हमने इकट्ठे सियासत शुरू की और सारा किया, तो वी अंडरस्टैंड ईच अदर। तो उनके थ्रू हमने कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात ही नहीं हो सकी आज तक। तो उसके बाद जो ट्वीट आई खान साहब की वो अनकॉल्ड फॉर थी, और फिर उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो अनकॉल्ड फॉर थी, और दोनों तरफ से एक बड़ा तेज धमाका दूसरे के ऊपर हुआ। सो आई थिंक अभी तो स्टैंड स्टिल है, लेकिन हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। और हमारी कोशिश जो है ना, आप यकीन माने कि ये सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमारी कोशिशों को किस नज़र से देखेंगे, मुझे नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी कोशिशों को किस नज़र से देखेगी, ना मेरे उनके साथ कोई ऐसे मामला हैं कि इमरान खान साहब आइंदा मुझे टिकट देंगे, और ना मुझे इधर कोई ऐसे मामला हैं कि जी आइंदा ये मुझे कोई टिकट देंगे, ये हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सो प्योरली व्हाट वी आर डूइंग इज फॉर पाकिस्तान। हमारी ख्वाहिश है कि ये दोनों लोग टेबल पर बैठ जाएं, चाय पी, वो कहते ना जी पंजाबी में कहते हैं कि चाय पीने जोगे तो हो जाए ना, पहले चाय तो पी लें साथ नाल बैठ के, तो फिर आगे देखेंगे कि कहानी किस तरह। और आज जो पेशावर में जलसा हुआ इमरान साहब, वहां पर जो मरकजी क़यादत थी वो नहीं थी, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो ये मज़ामती बयानिया है इससे डिस्टेंस कर रही है पीटीआई की क़यादत खुद को? नहीं, खामोशी के साथ नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं पीटीआई के जिन लोगों से मिला हूँ, टॉप लीडरशिप से मिला हूँ, पीटीआई के बहुत उन लोगों से मिला हूँ जो इस वक्त सरकर्दा रहनुमा है पीटीआई के, एक ने मुझे कहा है कि जी हम चाहते हैं कि मफाहमत हो जाए, हम चाहते हैं कि बैठ के बात हो जाए, हम चाहते हैं कि जी कोई रास्ता बीच का निकले। देखें, पीटीआई के लोग जो हैं वो जंगजू नहीं है, वो वॉर ट्रेंड नहीं है, वो लड़ नहीं सकते अपनी आर्मी से, लड़ना चाहते नहीं अपनी आर्मी के साथ। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ ना उनको कोई एक्सेस है इंफॉर्मेशन की, और जो लोग मिलने जाते हैं वो चमचागिरी के अलावा कोई बात नहीं कर पाते उनसे। वो कोई उनको जाके नहीं बताता कि जी बाहर क्या सिचुएशन है, हो क्या रहा है, मुल्क इस वक्त कहाँ से गुजर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को कैसे देख रहा है, अमेरिका हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कैसे देख रहा है, चाइना कैसे देख रहा है, सऊदी अरब कैसे देख रहा है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, पाकिस्तान किधर खड़ा है, आप किधर खड़े, मैं किधर खड़ा हूँ। ये जो लोग हैं ये जाके सिर्फ वो बात करते हैं जो इमरान खान को सुनने में अच्छी लगती है। ठीक। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक और चैनल पे ये कह रहा था कि जो लैंग्वेज ये जाके बोलते हैं इमरान खान से, वो उनके लिए जापानीज है, बिकॉज दे डोंट नो ईच अदर। और इमरान खान जो इनसे बात करते हैं वो फारसी है जो इनको नहीं समझ आती। सो एक आदमी जापानी में बोल रहा है जो उसको नहीं समझ आती, एक आदमी फारसी में बोल रहा है जो उसको नहीं समझ आती। जीरो अंडरस्टैंडिंग है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन सर फिर वो जो कुछ लिखते हैं और जिस तरह से वो आप बाहर समझा जाता है और उस पर नैरेटिव बनाया जाता है, फिर वो बड़ा ज़्यादा संजीदा हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, साथ ही मौजूद रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान इस्माइल साहब साथ मौजूद है। इमरान साहब, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो चाहे मुज़ाकरात की नाकामी हो गई या मौजूदा हालात हो गए, आप समझते हैं कि खान साहब के ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी आयद होती है? सर जाहिर है, क्योंकि ये लोग भी इमरान खान के चोजन लोग हैं ना, उन्होंने पसंद करके इनको लगाया है। तो अच्छे या बुरे हर चीज़ का जो इसका अंजाम होना है उसका जिम्मेदार तो इमरान खान के अलावा कोई नहीं होगा। इमरान खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब मुल्क दुश्मन नहीं है। इमरान खान साहब का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हिंदुस्तान या अफगानिस्तान के साथ मिलकर को मुल्क के खिलाफ साजिश करें। हमने ये बारगाह देखी हैं चीज़ें होते हुए लोगों के लिए, बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, उससे पहले भी और बेइंतहा चीज़ें रही, फातिमा जिन्ना रही, हमने बारगाह देखी हैं। तो मैं आपसे ये
मैंने अपनी ज़िंदगी का ना इतना बड़ा हिस्सा इमरान खान के साथ लगाया जितना मैंने अपने वालिद के साथ नहीं लगाया। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो मुल्क दुश्मन तो नहीं है, वो कोई गैरों के साथ मिलकर अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन जो उन्होंने जो पॉलिसी अपना ली है ना, जो उन्होंने। सर वैसे आपके साथी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो लोग खान साहब से मिलने जाते हैं वो तो बाहर की सिचुएशन को समझते हैं ना, लेकिन वो जो कुछ आकर सोशल मीडिया पर लिखवाते हैं वो खुद नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। मैं बिल्कुल ही समझता हूँ, बहुत बड़ी तादाद पीटीआई में ऐसी है जिसकी इस वक्त लॉटरी लगी हुई है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जेल में है, वो उनकी तरफ से जेल में रहे हैं, वो वहीं ज़िंदगी भर उधर ही रहें, वो उनकी तो लॉटरी इस पर लगी हुई। देखें जो इंटरनेशनली इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग, जो वीलॉगर्स बने हुए हैं, एंकर्स बने हुए हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में सहाफत की नहीं। तो फिर आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो फिर अलग हो रहे हो, ये मजीद लड़ाई का बोझ उठाने को तैयार ना हो? नहीं, फैसल तो मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त है, पीटीआई में सुनाई लेकर आया था, लेकिन देखें मैं आपको ये बता दूं कि जिसने पीटीआई छोड़ी ना, उसकी सियासत खत्म है। सो मेरे कोई फॉरवर्ड ब्लॉग या कोई ऐसी चीज बनेगी, सो आई डोंट सी इट हैपन। जी बिल्कुल। वैसे फैसल वावडा साहब भी ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये फरमाइए, शाह महमूद कुरैशी से आप लोगों की जब मुलाकात हुई उस पर उनके वकील कह रहे हैं कि किसी मुहिम की बात नहीं की थी उन्होंने, और वो कोई सियासी बात ही नहीं हुई थी, लेकिन आप लोगों का दावा उस वक्त प्रोग्राम में थे तो आप कह रहे थे कि सियासी मुलाकात कुछ नहीं। कंपनी की मशहूरी के लिए बात कर रहे होंगे। मैं कोई चीज़ वो नहीं करना चाहता जिससे शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए डिफिकल्टी हो। मेरे लिए बड़ी इज्जत और एहतराम है मेरे दिल में उनके लिए। शाह महमूद कुरैशी ने जितना अरसा जेल में काटा है वो सिर्फ ये साबित करने के लिए काटा है कि वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वफादार हैं, क्योंकि पार्टी ने कभी उनको उस नज़र से देखा ही नहीं कि ये भी हमारा है। वो तो हमेशा उसके ऊपर इल्ज़ाम ही लगाते रहे। अब शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के वफादार थे, वफादार हैं, वफादार रहेंगे, वो नहीं उधर से हटेंगे। ना ही हमने जाकर उनसे कोई ऐसी बात की, ना हम चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ हो। मेरा सिर्फ ये कहना था कि शाह महमूद कुरैशी अगर किसी सूरत इमरान खान से मिल सकें तो वो अपना ज़हन शेयर कर लेंगे, वो बिला खौफ व खतर वो बात कर लेंगे जो कर पाते हैं। शाह महमूद कुरैशी ये इस बात पर कायल है। अच्छा आखिर में मुझे ये बता दीजिए, 132 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का नाम आया है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, आपका नाम तो नहीं है? पता नहीं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो PINL है उसमें तो नाम था मेरा लेटली, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि क्या सिचुएशन है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान इस्माइल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इस्टेब्लिशमेंट से 30% सपोर्ट की ख्वाहिश, निज़ाम में इस्लाहात के वादों और मईशत में इस्तेहकाम लाने के दावों के साथ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में कदम रखा था, जिसके बाद वज़ीर आज़म से लेकर वज़रा तक सब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े बड़े दावे किए। वज़ीर आज़म कतर से भी मुलाकात हुई है, अमीर ऑफ कतर से जो मुलाकात हुई है, जो ये 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी है, इससे जो है वो बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी पाकिस्तान की मईशत को। मौजूदा जो बादशाह हैं शाह सलमान, वो पाकिस्तान के लिए इतने नेक जज्बात रखें कि पाकिस्तान में जाओ, जाके सरमायाकारी करो। अरबों डॉलर के अभी मुआहदे किए, अपना MOU साइन हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद हुकूमत का बैरूनी सरमायाकारी का कोई एक दावा भी हकीकत का रूप नहीं धार सका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हालिया आदादो शुमार के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 4 महीनों में बैरूनी सरमायाकारी में 82% कमी आई है और ये कम होकर 21 करोड़ डॉलर रही है। मुल्क के सबसे बड़े मालियाती अखबार बिजनेस रिकॉर्डर के 8 अक्टूबर के इदारिये के मुताबिक माली साल 2025 में खालिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तकरीबन 2.4 अरब डॉलर तक गिर गई है, जबकि हमारे मशरकी हमसाये यानी भारत में इसी दौरानिये में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 80 अरब डॉलर रही है। हालांकि इस दौरान वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से लेकर चीन और अमरीका तक मजमूई तौर पर 35 गैर मुल्की दौरे किए हैं। अगर इनको इक़्तिदार की मुद्दत के हिसाब से तकसीम कर लिया जाए तो वज़ीर आज़म ने तकरीबन हर 15 से 20 दिन में एक गैर मुल्की दौरा किया। अमेरिका से ख़ित्ते में सबसे कम 19% की टैरिफ डील करने के बावजूद बरामदात का ना बढ़ना, मफाहमती याददाश्तों का मुआहदों में तब्दील ना होना, FDI का ना आना, हुकूमत या शख्सियात से ज़्यादा इस सिस्टम की नाकामी है और हुकूमत को भी इस बात का बखूबी इतराक है। इसीलिए मुल्क में SIFC कायम की गई। वज़ीर आज़म और इस्लाहात की गर्दान करते हुए दिखाई देते हैं।
We have already started structural changes in Pakistan. कि द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये हमको डिजाइन की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट दीज आर द रिफॉर्म्स व्हिच आर अंडरवे इन एग्जीक्यूशन एंड बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड। लेकिन अब तक हुकूमत कोई ऐसा कदम उठाने या बड़ी इस्लाहात करने में कामयाब नहीं हो सकी कि जिसको मॉडल बनाकर अवाम के सामने पेश किया जा सके। खबरों के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक तो अब यहां तक कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारा जो मौजूदा माशी ढांचा है वो 25 करोड़ आबादी का बोझ उठाने के काबिल ही नहीं है। मकामी सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। इससे मिलती जुलती बात बल्कि मसाइल की निशानदेही SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद भी कर चुके हैं। मईशत से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद का कहना था कि सुपर टैक्स के खात्मे और टैक्स की मजमूई शरह में कमी किए बगैर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई सरमायाकारी को रागिब करना मुमकिन ही नहीं है। इंटर कॉर्पोरेट टैक्स का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। 29% कॉर्पोरेट टैक्स भी मुसाबकती नहीं है। इसके बाद वर्कर वेलफेयर कटौतियां और डिविडेंड टैक्स बाकी मानदा आमद को मुतासर करता है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ही वाहिद हल है। जब तक मकामी सरमायाकार आगे बढ़कर सरमायाकारी नहीं करेंगे, बैरूनी सरमाया भी नहीं आएगा। पाकिस्तान में मौजूद बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1.2 से 1.3 अरब डॉलर है, जो कम से कम दुगना या 3 गुना होकर 2.5 अरब डॉलर सालाना तक होनी चाहिए। अगर ये सब भी किया जाए तो क्या पाकिस्तान 2030 तक दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल हो सकेगा? क्योंकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तो ये दावा कर चुके हैं कि हम दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल होने से सिर्फ 4 साल दूर हैं। पाकिस्तान की मईशत को वापस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक, जो कि बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के उस टेन्योर को, कि हमें इसको G20 की तरफ जल्दी से जल्दी लेके जाना है। Pakistan is going to be part of G20 the way it's working, not too far away but not later than 2030। लेकिन नाज़रीन, क्या ये इस्लाहात के बगैर, सरमायाकारों का एतमाद बहाल किए बगैर, इंडस्ट्री के रिवाइवल के बगैर मुमकिन है? क्योंकि मकामी सरमायाकार यहाँ सरमाया लगा नहीं रहे हैं, बैरूनी सरमायाकारी आ नहीं रही है। लेकिन हर साल 35 लाख नौजवान मुलाजमत के लिए मार्केट में शामिल हो रहे हैं, जिनको हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर रोजगार के मौके फराहम करने में कामयाब नजर नहीं आता। आबादी में इजाफा और रोजगार में कमी की वजह से हमारी फी कस आमदन भारत से 71% से 53% कम हो चुकी है। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की की जानिब से जारी किए गए लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक इस वक्त बेरोजगारी की शरह 7.1% है, जो 2 दहाइयों की बुलंद तरीन शरह है। पाकिस्तान में बेरोजगार अफराद में 31% का इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में मजीद 14 लाख अफराद बेरोजगार हो गए हैं। सर्वे में एक और हैरान कर देने वाली चीज सामने आई है, वो ये कि 65 साल या इससे जायद उम्र के अफराद में बेरोजगारी की शरह सबसे कम, जबकि 20 से 30 साल के नौजवान में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। यानी सूरत हाल ये है कि जिंदगी का पहिया चलाने के लिए बूढ़ों को भी काम करना पड़ा है, क्योंकि या तो उनके बच्चे पा रहे हैं और बेरोजगार हैं, या फिर वो कमा रहे हैं लेकिन महंगाई नहीं है कि घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। इंटरनेशनल इदारे एप्सोस का हालिया सर्वे भी हुक्मरानों की आंखें खोलने के लिए काफी है। सर्वे के मुताबिक पाक भारत हालिया जंग के बाद जो अवामी उम्मीद बढ़ती चली गई थी, वो कम होकर पुरानी सतह पर वापस आ चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। सिर्फ 18% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मईशत को मजबूत समझते हैं। सिर्फ 16% ऐसे हैं जो मुस्तकबिल में सरमायाकारी के लिए पुरुम्मीद है। 89% यानी तकरीबन 90% ही पाकिस्तानी घरेलू खरीदारी यानी ग्रोसरी शॉपिंग में खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। महंगाई और खर्च में एहतियात शहरियों के एतमाद में कब बनी हुई है, यानी पैसा नीचे तक पहुंच नहीं पा रहा है। अगर ये पैसा आवाम के हाथों तक नहीं आएगा तो मार्केट में कैसे सर्कुलेट होगा? जिसके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मसला बन चुका हो, वो प्लॉट, घर, तालीम, कपड़े और दीगर सहूलियात का सोचेगा भी कैसे? वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।